My God. हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। आज हम 2018 में रिलीज होने वाली एक साइंटिफिक मूवी क्लोवरफील्ड पैराडॉक्स के बारे में बात करेंगे। ये कहानी हमें इस यूनिवर्स और इसके अंदर मौजूद डिफरेंट गैलेक्सीज के बारे में बताती है कि जिंदगी कहीं और किसी और प्लेनेट पर भी हो सकती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मूवी के पहले सीन में हम मूवी की मेन लीड कैरेक्टर हैमिल्टन को देखते हैं, जो एक साइंटिस्ट है। हैमिल्टन अपने हस्बैंड माइकल के साथ गाड़ी में बैठी होती है और वो दोनों गैस फिल कराने के लिए गैस स्टेशन के बाहर इंतजार कर रहे होते हैं। तभी अचानक पूरी सिटी की लाइट चली जाती है और ये एक दिन में होने वाला 5वां ब्लैकआउट है। यहाँ हमें ये बात पता चलती है कि जमीन के ऊपर मौजूद एनर्जी की रिसोर्सेज तेजी से कम हो रहे हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिसिटी और दूसरी पावर्स भी कम होती जा रही है। माइकल हैमिल्टन से कहता है कि उसको अपने क्रू के साथ इस मिशन पर जाना होगा, क्योंकि उन्हें अपने साथ साथ पूरी दुनिया में रहने वाले लोगों को बचाना है और अगर उसने वहाँ एनर्जी पैदा ना कर सके तो सब खत्म हो जाएगा। हैमिल्टन एग्री हो जाती है कि वो भी अपने ग्रुप के साथ इस मिशन पर जाएगी और जल्दी कामयाब होकर लौटेगी। अगले सीन में हम क्लोवरफील्ड नाम के एक एयर स्टेशन को देखते हैं, जो स्पेस के अंदर बनाया गया है। स्टेशन के अंदर डिफरेंट कंट्रीज से साइंटिस्ट आए हैं जो मिलकर पावर जनरेशन करना चाहते हैं। यहाँ इन सब का एक ही मकसद है और वो है पार्टिकल एक्सेलरेटर को स्पेस के अंदर एक्टिव करना। अगर ये लोग ऐसा करने में कामयाब हो गए ना, तो अर्थ के ऊपर एनर्जी क्राइसिस खत्म ही हो जाएंगे। अब ये क्रू काफी दिनों से इस पार्टिकल को एक्टिव करने की कोशिश कर रहा है, मगर अभी तक इन्हें कामयाबी हासिल नहीं हुई। इस क्रू में हम हैमिल्टन को भी देखते हैं, जो बाकी साइंटिस्ट की तरह अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर रही है। यहाँ हमें क्रू के तमाम मेंबर्स को पहले जानना होगा ताकि हम आगे मूवी को समझ सके। तो इस स्पेस स्टेशन का कमांडर केएल है और बाकी के मेंबर्स टैम, किमिर, मॉन्क, वॉल्कोव और मुंडी है। ये तमाम लोग डिफरेंट कंट्रीज से आए हैं। अगले सीन में हम स्पेस स्टेशन के अंदर तमाम मेंबर्स को एक बार फिर पार्टिकल एक्सेलरेटर को एक्टिव करने की कोशिश करते हुए देखते हैं, मगर इस बार भी वो नाकाम हो जाते हैं और ऐसे ही दिन गुजरते जाते हैं। लेकिन अभी तक क्रू को कोई कामयाबी हासिल नहीं हुई है। नेक्स्ट सीन में हम हैमिल्टन को देखते हैं, जो अपने हस्बैंड माइकल को वीडियो कॉल करती है। माइकल एक डॉक्टर है और वो हैमिल्टन को बताता है कि वो एक नए पेशेंट पर रिसर्च कर रहा है। हैमिल्टन उसे बताती है कि उनके पास जो सुविधाएं रह गई है उससे वो सिर्फ 3 बार पार्टिकल को फायर कर सकते हैं और अगर वो इसमें कामयाब ना हुए तो जमीन पर मौजूद तमाम एनर्जी एक दिन खत्म हो जाएगी। इसके बाद कॉल कट हो जाती है। इसके बाद हैमिल्टन अपना एक फैमिली वीडियो प्ले करती है और काफी इमोशनल नजर आती है। नेक्स्ट सीन में हम क्रू के तमाम मेंबर्स को अपना अपना काम करते हुए देखते हैं। यहाँ हमें वॉल्कोव थोड़ा नाराज नजर आता है। वो कहता है कि उनका स्पेस स्टेशन बिल्कुल ठीक काम कर रहा है, सिवाय शेफर्ड एक्सेलरेटर के। यहाँ शेफर्ड एक्सेलरेटर का चार्ज किमिड के पास होता है। वॉल्कोव और किमिड के बीच में थोड़ी गर्मा गर्मी हो जाती है, जिससे कमांडर केएल कंट्रोल करता है और उन्हें बताता है कि वो सब एक बहुत अहम ड्यूटी पर है, इसलिए उन्हें अपना काम पर ध्यान देना चाहिए। इसी दौरान क्रू का राबता अर्थ के कंट्रोल स्टेशन से भी होता है और ये लोग टीवी ब्रॉडकास्ट और रेडियो को भी सुन रहे होते हैं। तभी यहाँ टीवी पर एक न्यूज चल रही होती है, जिसमें हम मार्क स्टेम्बलर नाम के एक साइंटिस्ट को देखते हैं, जो क्लोवरफील्ड स्पेस स्टेशन के बारे में बात कर रहा होता है। वो कहता है कि जब भी पार्टिकल एक्सेलरेटर को फायर किया जाता है तो इस यूनिवर्स में मौजूद डिफरेंट डायमेंशंस आसपास में टकराती है, जिसके बाद पावर ओवरलोड होती है और ये चीज बहुत ज्यादा खतरनाक है। वो ये भी बताता है कि अगर यूनिवर्स में मौजूद डिफरेंट डायमेंशंस आपस में टकराए तो उन डायमेंशंस के ऊपर मौजूद लिविंग ऑर्गेनिज्म एक प्लेनेट से दूसरे प्लेनेट पर जा सकते हैं और अगर क्लोवरफील्ड पर इस मिशन को जारी रखा गया तो हो सकता है कि किसी और प्लेनेट से कोई खतरनाक मॉन्स्टर्स या कोई डेंजरस लिविंग ऑर्गेनिज्म हमारे प्लेनेट पर आ जाए। ये सुनकर कमांडर केएल टीवी को बंद कर देता है, क्योंकि वो इस बात पर यकीन ही नहीं करता। अब जहां हम देखते हैं कि क्रू एक बार फिर पार्टिकल एक्सेलरेटर को फायर करने की तैयारी कर रहा है और इस बार पार्टिकल फायर करते ही एनर्जी जनरेट होना शुरू हो जाती है, मगर अचानक पावर ओवरलोड होने की वजह से सिस्टम ही खराब होने लगता है। इससे स्पेस स्टेशन के इक्विपमेंट्स टूटना शुरू हो जाते हैं और काफी सारा सामान डैमेज हो जाता है। स्टेशन के दोबारा पोजीशन में आने तक काफी सारे इक्विपमेंट डैमेज हो जाते हैं। टीम मेंबर्स तमाम चीजों को दोबारा से रन करने की कोशिश कर रहे हैं। तभी यहाँ हैमिल्टन थोड़ी परेशान दिखाई देती है, क्योंकि वो स्पेस स्टेशन की एग्जैक्ट लोकेशन नहीं जान पा रही। वो कमांडर को आवाज देकर बताती है कि वो अर्थ को लोकेट नहीं कर पा रही। ये सुनकर तमाम लोग काफी हैरान हो जाते हैं, क्योंकि अचानक अर्थ गायब हो गया है और वो लोग उसे देख ही नहीं पा रहे थे। उन्हें लगता है कि पावर ओवरलोड होने की वजह से स्पेस स्टेशन की डायरेक्शन चेंज हुई है, इसीलिए वो अर्थ को नहीं देख पा रहे। क्रू का जमीन पर मौजूद कंट्रोल सेंसर से जुड़ाव भी खत्म हो जाता है।
इसके बाद हैमिल्टन अपने हस्बैंड को कॉल करने की कोशिश करती है मगर उसे सिग्नल नहीं मिलता। अगले सीन में हम देखते हैं कि अभी तक क्रू इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर पाया। कमांडर केएल काफी परेशान नजर आता है और उसकी आंखों से आंसू बह रहे होते हैं, लेकिन वो अपनी टीम के पास वापस जाता है और उन्हें कहता है कि उन्हें तमाम इक्विपमेंट्स को हर हालत में दोबारा एक्टिव करना होगा ताकि वो अर्थ को लोकेट करके वापस एग्जैक्ट डिमेंशन में जा सके। वो तमाम टीम मेंबर्स को नई जिम्मेदारियां देता है। हैमिल्टन जब अर्थ को लोकेट करने की कोशिश कर रहे होते हैं तो उसे कुछ अजीब सा लगता है, जैसे कि वो अलग दुनिया में है। वो वोल्कोव को वहां बुलाती है। तभी यहाँ हम वोल्कोव को भी देखते हैं और उसके सर में दर्द होने लगता है और उसे ऐसा महसूस होता है जैसे कोई चीज उसके अंदर चली गई हो। अचानक इस स्पेस स्टेशन के एक हिस्से से कुछ अजीब आवाज सुनाई देती है तो तमाम लोग उस तरफ आ जाते हैं। यह आवाज स्टेशन की दीवार के अंदर से आ रही होती है। वो लोग काफी परेशान हो जाते हैं। तभी कमांडर दीवार को तोड़ने को कहता है और जब वो लोग दीवार तोड़ते हैं तो वो हैरान रह जाते हैं और काफी ज्यादा डर जाते हैं क्योंकि दीवार के अंदर इलेक्ट्रिकल वायर्स के बीच एक लड़की फंसी होती है और वो काफी जख्मी होती है। ये उनकी टीम मेंबर नहीं है, इसलिए उसका यहाँ होना काफी शॉकिंग है। वो लोग उसे निकालने की कोशिश करते हैं। तभी वो लड़की हैमिल्टन का नाम पुकारती है, जिसे सुनकर हैमिल्टन काफी हैरान होती है क्योंकि वो उस लड़की को पहली बार देख रही है। खैर काफी कोशिश के बाद वो उस लड़की को बाहर निकालने में कामयाब हो जाते हैं। वो लड़की काफी जख्मी होती है। दूसरी तरफ हमें हैमिल्टन के हस्बैंड माइकल को दिखाया जाता है। जब अचानक उसकी आंख खुलती है तो उसे काफी शोर सुनाई देता है, जिसके बाद वो न्यूज देखना शुरू कर देता है तो उसे पता चलता है कि जमीन के ऊपर अचानक से कुछ एक्सप्लोजन होना शुरू हो गया है और इसकी वजह से बहुत सारे कंट्रीज में काफी तबाही हो रही है। दूसरी तरफ स्पेस स्टेशन के अंदर तमाम लोग उस लड़की की मौजूदगी देखकर काफी हैरान होते हैं क्योंकि वो उनकी टीम का हिस्सा भी नहीं है और वो ये नहीं जानते कि वो स्पेस स्टेशन के अंदर कैसे आई। कमांडर तमाम टीम मेंबर्स को दोबारा अपना काम स्टार्ट करने के लिए कहता है क्योंकि उन्हें जल्दी वापस अपनी लोकेशन पर पहुंचना है। यहाँ किमिड और टेम डेक के अंदर वापस जाते हैं जबकि वोल्कोव सिक्योरिटी कंट्रोल के सिस्टम को देख रहा होता है। अचानक उसे कुछ अजीब महसूस होता है और वो अपने आप को शीशे के अंदर देखने लगता है। यहाँ वोल्कोव के बिहेवियर में भी कुछ चेंजेस आना शुरू हो जाते हैं और वो रिवॉल्वर लेकर डेक की तरफ चल पड़ता है। वहां पहुंचकर वो रिवॉल्वर का मुंह किमिड की तरफ कर देता है और वो किमिड से कहता है कि वो जान गया है कि किमिड जर्मन एजेंसी का एक जासूस है। अचानक वोल्कोव के मुंह से जाग निकलना शुरू हो जाती है और वो नीचे गिर जाता है। थोड़ी देर में तमाम मेंबर्स आ जाते हैं और अचानक वोल्कोव के मुंह से वर्म्स निकलना शुरू हो जाते हैं। ये देखकर तमाम लोग काफी डर जाते हैं क्योंकि ये वही वर्म्स है जो एक्सपेरिमेंट के लिए साथ ले गए थे, लेकिन ये वर्म्स वोल्कोव की बॉडी में कैसे गए ये बात कोई नहीं जानता। अब उस लड़की को होश आ जाता है और वो अपने आंखें खोलती है। हैमिल्टन उससे मिलने के लिए आती है तो वो लड़की उसे बताती है कि वो टीम के तमाम मेंबर्स को जानती है क्योंकि वो भी स्पेस स्टेशन के ऊपर 2 साल से काम कर रहा है। वो कहती है कि वो एक शेफर्ड इंजीनियर है और वो यहाँ तमाम टीम को जानती है सिवाय टैम के। हैमिल्टन को ये बात समझ में नहीं आती क्योंकि ये लड़की इनकी टीम मेंबर है ही नहीं। वो लड़की अपना नाम मीना जेनसन बताती है और कहती है कि वो हैमिल्टन की दोस्त है। वो हैमिल्टन से कहती है कि उसे तो जमीन पर होना चाहिए। हैमिल्टन को उसकी कोई बात समझ नहीं आती। वो लड़की हैमिल्टन को बताती है कि उन्हें किमिड पर भरोसा नहीं करना चाहिए क्योंकि वो एक जासूस है और ये बात जब केएल को पता चलती है तो वो किमिड को एक अलग कंपार्टमेंट के अंदर बंद कर देता है। किमिड कहता है कि वो लड़की सच नहीं कह रही है मगर कमांडर उसकी बात पर भरोसा नहीं करता। नेक्स्ट सीन में हम टीम के तमाम मेंबर्स को दोबारा अपना काम करते हुए देखते हैं। मुंडी भी अपने काम में बिजी होता है। अचानक मुंडी के बाजू दीवार के अंदर फंस जाता है और ऐसा लगता है जैसे दीवार उसका बाजू अपनी तरफ खींच रही हो। वो मदद के लिए चिल्लाता है और तमाम लोग वहां आ जाते हैं मगर वो बेहोश हो जाता है, जिसके बाद जब उसकी आंखें खुलती है तो वो काफी ज्यादा दर्द में होता है क्योंकि उसका बाजू कट गया है। तमाम टीम मेंबर्स उसके पास बैठे होते हैं और मुंडी कहता है कि वो काफी हैरान है क्योंकि अब उसे बिल्कुल भी पेन नहीं हो रहा है और ऐसा लगता है कि जैसे ये बाजू सालों से कटा हुआ है। दूसरी तरफ हम माइकल को देखते हैं जो अपनी गाड़ी में कहीं जा रहा होता है। वो स्पेस स्टेशन के कंट्रोल सेंटर से जुड़ता है जहां से उसे पता चलता है कि स्पेस स्टेशन भी अब गायब हो चुका है और उसकी लोकेशन भी मालूम नहीं। ये सुनकर वो काफी परेशान हो जाता है। यहाँ से थोड़ी दूर जाकर वो एक जलते हुए मकान के सामने जाकर खड़ा हो जाता है जहाँ उसे एक छोटी बच्ची के रोने की आवाज आती है। माइकल उस बच्ची को बचाने के लिए आगे जाता है। अगले सीन में हम देखते हैं कि किमिड के कंपार्टमेंट का दरवाजा खुद खुल जाता है और वो कंपार्टमेंट से बाहर आ जाता है। यहाँ आकर वो कमांडर को आवाज देता है और तमाम लोग वहीं पर आ जाता है और वहाँ पर हम काफी अजीब चीजें होते हुए देखते हैं। मुंडी का वो बाजू जिसे काट कर अलग किया गया था वो चलने लगता है और मूवमेंट शो करता है। ये देखकर सब लोग
बहुत ही शॉक हो जाते हैं और उस बाजू को सब एक बॉक्स के अंदर बंद कर देते हैं। उन्हें ऐसा महसूस होता है कि जैसे कटा हुआ हाथ कुछ लिखने की कोशिश कर रहा हो। फिर हम देखते हैं कि जिस डिवाइस से उन्होंने अपनी लोकेशन चेक करनी है वो मिसिंग है। मुंडी के कटे हुए हाथ में जब पेन दिया जाता है तो वो वोल्कोव की बॉडी को खोलने के लिए बोलता है। इधर किमिड यही कंडीशन देखकर सब लोग से कहता है कि वो इन सब चीजों से होने के पीछे का रीजन को जानता है। वो बताता है कि जब उन्होंने पार्टिकल एक्सेलरेटर को फायर किया तो पावर लोड होने की वजह से स्टेशन से उनकी डायमेंशन चेंज हो गई और वो किसी और गैलेक्सी के अंदर दाखिल हो चुके हैं। ये फिनोमेना पैराडॉक्स है और यहाँ उनकी डायमेंशन किसी और डायमेंशन के साथ टकराई है। अब इधर जब वोल्को के पेट को खोला जाता है तो उसके अंदर से स्पेस स्टेशन का एक मिसिंग इक्विपमेंट मिलता है और जब उस इक्विपमेंट को उसकी पोजीशन पर फिक्स करते हैं तो अचानक स्पेस स्टेशन के तमाम खराब इक्विपमेंट्स काम करना शुरू कर देते हैं और उन्हें अर्थ भी दिखाई देने लगती है। ये देखकर तमाम क्रू काफी खुश हो जाता है। इसके बाद यहाँ का रेडियो भी ऑन हो जाता है, मगर रेडियो पे न्यूज सुनकर सब लोग काफी परेशान हो जाते हैं क्योंकि न्यूज में जमीन पर होने वाली तबाही के बारे में बताया जा रहा होता है। इसी के साथ वो एक और न्यूज भी सुनते हैं जिसमें क्लोवरफील्ड स्पेस स्टेशन के गुम होने की बात जा रही होती है। साथ ही वो न्यूज कास्टर ये भी बताते हैं कि ये स्पेस स्टेशन किसी और डिमेंशन में चला गया है और क्लोवरफील्ड स्पेस स्टेशन किसी दूसरी यूनिवर्स के ओशन में गिर गया चुका है। ये खबर सुनने के बाद तमाम क्रू मेंबर्स को पता चल जाता है कि वो किसी दूसरे गैलेक्सी में एंटर हो चुके हैं। मीना जेनसन उन्हें बता दिया कि उनका स्पेस स्टेशन गलती से मीना जेनसन के यूनिवर्स में आ गया है। दूसरी तरफ हम माइकल को देखते हैं जो उस छोटी बच्ची को लेकर किसी से लोकेशन की तरफ जा रहा होता है। वो उसे एक छोटे से कंपार्टमेंट में लेकर जाता है और उसे बताता है कि अब तुम यहाँ सेफ हो। इसके बाद क्रू के तमाम मेंबर्स दोबारा से अपनी ड्यूटी स्टार्ट करने देते हैं क्योंकि उन्हें किसी भी तरह वापस अपनी डिमेंशन में जाना है। टैम वेंटिलेशन के सिस्टम को सेट करने के लिए जाती है, मगर अचानक उसे कंपार्टमेंट के अंदर ओशन का पानी आना शुरू हो जाता है और वो उस पानी से वहीं पर मारी जाती है। टीम मेंबर उसे बचाने की काफी कोशिश करते हैं मगर वो कुछ नहीं कर पाते। यहाँ हमें ये समझ आ गया था कि जॉनसन किसी दूसरे डायमेंशन यानी कि किसी दूसरे गैलेक्सी की रहने वाली है और वहाँ इस टीम के तमाम मेंबर्स के हम शक्ल मौजूद है, इसलिए वो उन्हें जानती है। फिर कमांडर जैनसन को टैम का काम करने के लिए कहता है क्योंकि वो भी एक शेफर्ड इंजीनियर है। इधर हैमिल्टन उसे कपड़े बदलने को कहती है। हैमिल्टन उससे पूछती है कि वो उसे कैसे जानती है, जिस पर वो लड़की से बताती है कि उसका दोस्त का नाम भी हैमिल्टन है और वो तुम्हारी हमशक्ल है। फिर वो हैमिल्टन को उसकी फैमिली के बारे में बताने लगती है। ये सुनकर हैमिल्टन काफी इमोशनल हो जाती है क्योंकि वो उसे उसकी बच्चों के नाम भी बताती है, जिसके बाद हैमिल्टन रोने लगती है और कहती है कि उसने अपने बच्चों को खो दिया है क्योंकि उसने अपने घर में एक पावर जनरेटर लगाया था जिसकी वजह से घर में आग लगी और उसके बच्चे उस आग में जल गए। जिसके बाद जैनसन उसे बताती है कि दूसरे डायमेंशन में यानी कि जैनसन की दुनिया में हैमिल्टन के बच्चे जिंदा है और उसकी फैमिली हंसी खुशी रह रही है। ये सुनकर हैमिल्टन काफी खुश हो जाती है। फिर जैनसन उसे अपनी दोस्त हैमिल्टन और उसकी फैमिली जो उसके डिमेंशंस में थे उनका एक वीडियो दिखाता है, जिसे देखकर हैमिल्टन काफी इमोशनल हो जाती है और रोने लगती है। स्पेस स्टेशन के तमाम लोग अपने काम में बिजी होते हैं क्योंकि उन्हें दोबारा वापस अपने डिमेंशन में जाना है। तभी हैमिल्टन कमांडर के पास आती है और उसे कहती है कि वो इसी डिमेंशन में रहना चाहती है क्योंकि यहाँ उसकी फैमिली जिंदा है और वो उसे मिलना चाहती है। कमांडर उसे समझाने की कोशिश करता है मगर हैमिल्टन नहीं मानती। यहाँ कमांडर के पास हैमिल्टन के हाँ में हाँ मिलाने के अलावा कोई चारा नहीं होता, इसलिए वो हैमिल्टन की बात से एग्री हो जाता है। इसके बाद तमाम लोग अपने अपने काम पर लग जाते हैं, लेकिन अचानक मुंडी स्पेस स्टेशन के जिस हिस्से में काम कर रहा होता है वहाँ की मैग्नेटिक पावर डिस्टर्ब हो जाती है और तमाम इक्विपमेंट्स टूटना शुरू हो जाते हैं और वो इस हिस्सा तबाह हो जाता है और मुंडी वहाँ मारा जाता है। शेफर्ड इंजीनियर होने की वजह से जैनसन पूरे सिस्टम का कंट्रोल संभालती है और उन्हें बताती है कि वो इस मैग्नेटिक सिस्टम की पावर को कंट्रोल करना जानती है और इस काम के लिए उन्हें स्पेस स्टेशन के एक हिस्से को स्पेस स्टेशन से अलग करना होगा। हैमिल्टन, कमांडर और मॉन्क इस काम के लिए आगे बढ़ते हैं और इस दौरान कमांडर हैमिल्टन से कहता है कि उन्हें अर्थ पर मौजूद कई मिलियन लोगों को बचाने के लिए स्पेस स्टेशन को दोबारा उसके डिमेंशन में लाकर जाना होगा और इसी सेपरेशन के दौरान कमांडर भी मारा जाता है। अब पीछे रह जाता है मॉन्क, किमिड, हैमिल्टन और जैनसन और इसके बाद हम यहाँ माइकल को देखते हैं जिसे उससे छोटी बच्ची के पेरेंट्स का पता चल जाता है। दूसरी तरफ हैमिल्टन और जैनसन को अब स्पेस स्टेशन को अर्थ की तरफ लोकेट करके पावर को दोबारा ऑन करते हैं ताकि वो अपनी डिमेंशन में जा सके। पार्टिकल एक्सेलरेटर की कीज मॉन्क के पास होती है। यहाँ हम देखते हैं कि जैनसन के दिमाग में कुछ प्लान चलना शुरू हो जाता है क्योंकि वो इस पूरे स्पेस स्टेशन को अपने डिमेंशन के अंदर लेकर जाना चाहती है क्योंकि उसके प्लेनेट पर भी एनर्जी क्राइसिस चल रहे हैं और वो चाहती है कि वो इस पार्टिकल एक्सेलरेटर से पैदा होने वाली एनर्जी को अपने प्लेनेट पर लेकर जाए। इसलिए जैनसन हैमिल्टन के सर पर चोट लगाकर उसे बेहोश कर देती है और स्पेस स्टेशन की लैंडिंग लोकेशन बदल देती है। इसके बाद वो रिवॉल्वर लेकर मॉन्की के पास जाती है और उसे शूट करने के बाद वहां से फायरिंग कीज ले लेती है। तभी वहां हैमिल्टन को होश आ जाता है और वो जैनसन की पॉलिसी जान जाते हैं और सारा प्लान समझ जाते हैं।
वो थोड़े वक्त के लिए ऑपरेशन को स्टॉप करके जेनसन का पीछा करते हैं। जेनसन जाकर किमिड पर हमला कर देती है, मगर तभी यहाँ हैमिल्टन आ जाते हैं। जेनसन हैमिल्टन से कहती है कि उसे उसका साथ देना चाहिए और उसे जेनसन के डायमेंशन में जाकर अपनी फैमिली से मिलना चाहिए। तभी किमिड जेनसन पर पीछे से हमला कर देता है और वो गिर जाती है। हैमिल्टन ऑपरेटिंग सिस्टम की तरफ भागती है और जेनसन उसका पीछा करती है और उसके बाद उन दोनों के दरमियान फाइट शुरू हो जाती है। थोड़ी देर के बाद हैमिल्टन उस स्पेस स्टेशन के बाहर धक्का देती है। हैमिल्टन दूसरी यूनिवर्स के हैमिल्टन का नाम एक मैसेज छोड़ती है और उसे एक वीडियो भेजती है जिसमें वो उसे अपने घर से पावर जनरेटर को हटाने और अपने फैमिली के करीब रहने को कहती है। इसके बाद सिर्फ हैमिल्टन और किमिड बचते हैं और ये उनका पार्टिकल एक्सेलरेटर को फायर करने का आखिरी चांस होता है। जैसे वो उसे एक्टिव करता है तो पार्टिकल एक्सेलरेटर एक्टिव हो जाता है और एनर्जी जनरेट होती है। तभी हैमिल्टन का जुड़ाव अर्थ से हो जाता है और ये देखकर वो दोनों काफी खुश हो जाते हैं और कंट्रोल सिस्टम को बताते हैं कि क्लोवरफील्ड अभी तक तबाह नहीं हुआ और उन्हें इमरजेंसी लैंड करना होगा। फिर हैमिल्टन और किमिड स्पेस स्टेशन को छोड़ने की तैयारी करते हैं। दूसरी तरफ जब माइकल को पता चलता है कि कंट्रोल यूनिट का जुड़ाव क्लोवरफील्ड स्पेस स्टेशन से हो चुका है तो वो कंट्रोलर को कहता है कि स्पेस स्टेशन के लोगों को जमीन पर आने से मना किया जाए क्योंकि यहाँ काफी तबाही हो रही है और वो अपनी बीवी को मरने से बचाना चाहता है। मगर कंट्रोल यूनिट वाले उसे बताते हैं कि अब उनका स्पेस स्टेशन के अंदर सरवाइव करना मुश्किल है। मूवी के लास्ट में हमें हैमिल्टन और किमिड को जमीन के ऊपर लैंड करते देखते हैं, मगर दूसरी तरफ हमें एक अजीब चीज नजर आती है। जमीन पर बादलों के ऊपर हम एक बहुत अजीब और बड़े साइज के जानवर मॉन्स्टर को देखते हैं। तभी यहाँ पर हम समझ जाते हैं कि जमीन पर तबाही की वजह किसी और यूनिवर्स के ऑर्गेनिजम्स का दाखिल होना है। यहाँ पर ये चीज क्लैरिफाई हो जाती है कि पार्टिकल एक्सेलरेटर होते वक्त पावर ओवर होने की वजह से दोनों आपस में टकराई है और किसी और गैलेक्सी के खतरनाक ऑर्गेनिज्म जमीन पर दाखिल हो चुके हैं। लेकिन अब कुछ हो नहीं सकता और यहीं पर हमारी मूवी का एंड हो जाता है।